Hello everyone, welcome to our new lecture. I hope this video will be helpful to all of you. Thank you so much for showing love and support in our previous video. In this today's video, we will be discussing about intravenous cannulation. And for this video, we will be using bilingual language. We will be using English as well as Hindi. So when we talk about intravenous cannulation, it is a process by which a small plastic tube or catheter, or we can say a cannula, is inserted into a peripheral vein, and through that particular cannula, we can administer fluids, blood, medication, nutrition, etc. And in some particular cases, we can collect blood samples as well. Whenever we need any venous blood samples, we can collect them as well. तो जो इंट्रावीनस कैनुलेशन होती है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक प्लास्टिक की ट्यूब या कैथेटर जिसको हम कैनुला कहते हैं उसको एक पेरिफेरल वेन में इंसर्ट करते हैं। हमारे पास वेन जो होती हैं या तो पेरिफेरल होती हैं या फिर सेंट्रल होती हैं। तो हम पेरिफेरल वेन में इस कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और इस कैथेटर को डालने का जो रीज़न रहता है वो ये होता है कि हम इसके थ्रू पेशेंट को फ्लूइड दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं या फिर दवाई दे सकते हैं या फिर अगर उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होगी उनको फुलफिल किया जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी हम इससे ब्लड सैंपल्स भी निकाल सकते हैं। And the aim of intravenous management is safe and effective delivery of treatment without discomfort or tissue damage and without compromising venous access, especially if long-term therapy is proposed. तो अगर किसी पेशेंट में हमें लगता है कि हमें लॉन्गर टाइम तक उसको फ्लूइड्स या मेडिकेशन देनी पड़ती है तो उस केस में हम आईवी कैनुलेशन करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर हर बार सिरिंज को इंसर्ट करेंगे या फिर नीडल को इंसर्ट करेंगे तो फिर भी हम वही बोलेंगे। अगर हम नीडल को इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर ये होता है कि हर बार हमें एक नया प्रिक देना पड़ता है पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो जब हम आईवी कैनुलेशन करते हैं तो हम इसको अराउंड 72 आवर्स तक रख सकते हैं, जिसकी वजह से उतने टाइम में जो भी वहाँ पर मेडिकेशन या फ्लूइड या न्यूट्रिशनल थेरेपी जो भी उसमें प्रपोज होगी पैसे में हम उसको फुलफिल कर सकते हैं बहुत ईजी। अगर देखा जाए द आईवी कैनुलेशन हैज गॉट इट्स ओन इंडिकेशंस। इंडिकेशंस आर एक्चुअली द कंडीशंस इन विच वी नीड टू इंसर्ट द आईवी कैनुला। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर हमें आईवी कैनुला को इंसर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। अगर किसी पेशेंट में फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है या फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें आईवी कैनुलेशन करनी पड़ेगी। सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। अगर किसी पेशेंट में हमें आईवी मेडिकेशन देनी है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और मल्टीपल टाइम्स हमें देनी है तो उस केस में हम आईवी कैनुलेशन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर आपको होल ब्लड देना है या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स देने हैं तो उसके लिए आईवी कैनुलेशन करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन देना है, टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन जो होता है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है अपना जो माउथ के थ्रू नेचुरल हमारा रहता है इंजेक्शन वो नहीं कर पाता, उस वजह से जो उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको हमें टोटली आईवी फ्लूइड्स और जो न्यूट्रिएंट्स हम इंट्रावीनसली दे सकते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा उनके थ्रू हम दे सकते हैं। Then there is hemodynamic monitoring as well. Sometimes for hemodynamic monitoring we will need cannulation as well. And इसके अलावा हमें blood sampling और blood sampling as well we will be requiring IV cannulation sometimes, क्योंकि जब हम IV cannulation कर सकते हैं तो उससे हम multiple times blood sample को निकाल सकते हैं। Now indications के बाद we will be going to advantages. What are the advantages? या फिर आप बोल सकते हो कि इस particular IV cannulation वाली प्रोसेस से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इमीडिएट इफेक्ट। देखिए अगर हम नॉर्मली कोई दवाई नेचुरल रूट्स के थ्रू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओरल रूट के थ्रू लेंगे तो उसको हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचना पड़ता है, जिसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब होता है वहाँ पर, उसके बाद फिर वो लिवर को क्रॉस करके फिर हमारी सर्कुलेशन में आता है, देन वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है। बट व्हेन वी इंजेक्ट द मेडिसिन इन अ वेन इट एक्चुअली इफेक्ट्स इमीडिएटली, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा इमीडिएटली आता है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। सेकेंड वन इज कंट्रोल ओवर द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम कभी
फ्लूइड को आप बोल सकते हो ज़्यादा दे सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम फ्लूइड की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कभी उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। द कंट्रोल विल बी इन आवर हैंड्स, ये हमारे कंट्रोल में होगा कि हम उसको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। The third advantage is that patient cannot tolerate drugs or fluids orally. तो ऐसे हमारे पास फ्लूइड्स या ड्रग्स होते हैं जिनको ओरली टॉलरेट करना पेशेंट के बस की बात नहीं होती, पेशेंट उसको ओरली टॉलरेट नहीं कर सकता। तो उस केस में जो फ्लूइड्स या ड्रग्स होते हैं हम उसको इंट्रावेनस रूट के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा सम ड्रग्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय एनी अदर रूट। बहुत सारे ऐसे हमारे पास ड्रग्स होते हैं जो कि किसी और रूट के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होंगे, सिर्फ इंट्रावीनस रूट के थ्रू ही दे सकते हैं, तो उनके पास हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता उस केस में। देन वी विल रिक्वायर आईवी कैनुलेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात यहाँ पर है, तो प्रेफरेबली हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आई विल ट्राई कि वो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे हो, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हम अलग अलग तरीके से कौन कौन से वेज से या कौन कौन से रूट से हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट में। And next important advantage is the pain and irritation is avoided compared to some substances when given through subcutaneous route or intramuscular route. So बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है जिनको हम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस दोनों रूट के थ्रू दे सकते हैं, बट जब हम इंट्रावीनस रूट को प्रेफर करते हैं तो उस केस में पेन और इरिटेशन कम होता है, बट जब हम सेम चीज़ इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू देंगे तो वहाँ पर पेन और इरिटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। Now, talking about what are the equipments that we will require at the time of IV cannulation, तो हमारे पास multiple चीज़ों की requirement होती है जब हम पढ़ते हैं। The first thing that we require will be a dressing tray. So it will be simply a tray on which all the equipments or all the things that we will require will be kept. Second thing that we'll require will be a sterile gloves and an apron or a gown. तो हमें एक एप्रन या गाउन पहन के एक स्टीराइल नॉन स्टीराइल ग्लव्स हमें पहनना पड़ेगा। अगर आपके पास स्टीराइल ग्लव्स की अवेलेबिलिटी है यू कैन यूज दैट एज वेल इफ देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्टीराइल ग्लव्स, बट इफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टीराइल ग्लव्स देन नॉन स्टीराइल ग्लव्स कैन आल्सो बी यूज्ड। इसके अलावा क्लीनिंग वाइप्स का यूज किया जाएगा। क्लीनिंग वाइप्स जो होते हैं हम उस एरिया में जहाँ पर हम कैनुलेशन करने वाले होते हैं उस एरिया को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। गॉज स्वैप्स विल ऑल्सो बी यूज, इसको जो है हम वहाँ पर ड्राई करने के लिए एरिया को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं, प्रेफरेबली दिस विल बी स्टीराइल गॉज टिप। इसके अलावा वी विल यूज आईवी कैनुलास। आईवी कैनुलास जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स एज एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स बॉडी स्ट्रक्चर हमें कैनुला के साइज को सिलेक्ट करना है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज टॉर्निकेट। टॉर्निकेट जो होता है ये हम एल्बो के ऊपर बांधते हैं, अगर हम प्रेफरेबली आप बोल सकते हो आर्म में लगा रहे हैं या फिर अगर हम हाथ पे लगा रहे हैं देन वी कैन कीप द टॉर्निकेट और वी कैन टाई द टॉर्निकेट अबव द रिस्ट। इससे क्या होता है वीनस फिलिंग ज़्यादा अच्छे से होती है और हमें जो वेन जो हमारी होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसके अलावा ड्रेसिंग टू सिक्योर द कैनुला, हमें ड्रेसिंग चाहिए या एडहेसिव टेप चाहिए जिससे हम कैनुला को सिक्योर कर सकते हैं, फिक्सेटिंग टेप भी इसको कहा जाता है। Also, we will require alcohol wipes sometimes, and cleaning wipes and alcohol wipes are almost the same. And saline flush use किया जाएगा। saline flush will be used, by the help of a sterile syringe. हम saline को administer करते हैं ताकि जो कैनुला है उसको हम flush out कर सके, उसको हम clean कर सके। So saline flush and sterile syringe will also be required, and this will be used to clear the cannula. एंड ऑल्सो हमें डस्टबिन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेफरेबली हमें शार्प डस्टबिन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास वाइट कलर का होता है। आपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा, एंड इन फ्यूचर वी विल बी ऑल्सो हैविंग अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट वेयर यू विल गेट द आइडिया हाउ द शार्प्स आर ट्रीटेड। Now, talking about the preparation, first of all, when we need to cannulate a patient, at that time, firstly we need to consult the patient. हमें patient को बताना पड़ता है कि हम आपने IV cannulation करने वाले हैं, आपको इस process का आपका need क्या रहेगा. So we will be discussing that as well, and we will be giving the explanation to the patient. जो patient के doubts होंगे उसको clear करना पड़ेगा. एंड वी विल गेन द कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट। पेशेंट जो है उसको जब आप समझाओगे उसके बाद द पेशेंट विल गिव यू द अथॉरिटी टू एक्चुअली यू कैन से कैनुलेट। तो
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंसेंट हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं कर सकते। एनी इंटरवेंशन और प्रोसीजर विल रिक्वायर पेशेंट्स कंसेंट, अदरवाइज द पर्टिकुलर प्रोसीजर विल नॉट बी डन। इसके अलावा पोजीशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल पोजीशन द पेशेंट अप्रोप्रिएटली and we will identify the particular hand which is non-dominant. For example, if the person is right-handed, we will preferably choose left hand. If the patient is left-handed, we will preferably choose right hand, so that the dominant hand will remain free and he can or she can do whatever things she can possibly in that particular condition. इसके अलावा we will support the arm with a pillow or a suitable thing, whatever will be possible. तो हमें arm को support करना है. Then after that we can cannulate. इसके अलावा we will check for any contraindication. For example, अगर उस एरिया में infection है और tissue damage हुआ है और there is AV fistula etc. So in that case we will choose any other spot or any other place. So we have to check for the contraindications as well. Now, talking about the things when we start the procedure, firstly we have to encourage the venous filling. Now, venous filling is very important because when there is good venous filling, then you will be able to visualize the vein properly. अगर वहाँ पर एक अच्छी venous filling होगी तो आपको vein ज़्यादा अच्छे से दिखेगी. तो इसके लिए हमें करना क्या है? We have to apply the tourniquet for this purpose. तो टॉर्निकेट को करेक्टली अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव टू करेक्टली अप्लाई द टॉर्निकेट एंड द टॉर्निकेट शुड बी प्लेस्ड, यू कैन से, और यू कैन से द टॉर्निकेट शुड बी अप्लाइड टू द पेशेंट्स अपर आर्म, फॉर एग्जांपल एल्बो के ऊपर. तो इट शुड बी अबव द एल्बो प्रेफरेबली एंड the tourniquet should be applied at you can say such a pressure which will actually you can say block the venous circulation. इतना होना चाहिए कि ये venous circulation को block कर सके, and it should not be tight enough to block the or restrict the arterial flow. तो arterial circulation को हमें यहाँ पर block नहीं करना है, बस हमें venous circulation को block करना है. So for this reason हमें pressure को ना तो बहुत ज़्यादा देना है ना बहुत कम रखना है. इसके अलावा हम करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फिस्ट. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंटली हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हाथ है, तो हम थंब को ऐसे रखते हैं, देन वी विल डू दिस एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग विल बी डन लाइक दिस वे. तो ये चीज़ हमें करनी है. इसके अलावा लोअरिंग द लिम्ब बिलो द हार्ट, जो हमारी हार्ट की लेवल होगी उससे थोड़ा सा उस पार्ट को डाउन करना है ताकि जो ब्लड है वो उस एरिया में थोड़े टाइम तक रुका रहे, so that the blood will actually accumulate for some time and हम उस चीज को cannulate कर सके आराम से या उस vein को cannulate कर सके. Now there are multiple sites that we can choose. Preferably हम basilic and cephalic veins को जो है select कर सकते हैं. हालांकि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग veins हो सकते हैं, तो हम preferably basilic and cephalic veins को select कर सकते हैं, या फिर हम कभी कभी आप बोल सकते हो जो मीडियन क्यूबिटल वेन होती है उसको यूज कर सकते हैं. क्यूबिटल वेन भी जिसको कहा जाता है, जो कि एल्बो के पास होती है. सो वी कैन सिलेक्ट दीज 2-3 साइट्स प्रेफरेबली. अदरवाइज वी हैव मल्टीपल साइट्स एज वेल. हमारे पास बहुत सारे साइट्स होते हैं, बट दीज साइट्स आर प्रेफरेबली चूज. नाउ टॉकिंग अबाउट अ गुड वेन, हम किसको एक अच्छी वेन कहेंगे? व्हाट विल बी यू कैन से द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वेन टू बी नोन एज अ गुड वेन. पहली चीज़ एक प्रोमिनेंट होनी चाहिए. प्रोमिनेंट मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वेन दिखे ही ना, तो इट शुड बी इजीली विजिबल. सेकंड थिंग, इट शुड बी सॉफ्ट. टफ नहीं होना चाहिए. इफ यू कैन से द वेन इज टफ, देन इन दैट केस देयर माइट बी सम प्रॉब्लम विद द वेन्स. सो सॉफ्ट होनी चाहिए. इट शुड बी अबाउट द प्रीवियस साइट. जिस साइट पे आप कैनुलेशन करने वाले हो, अगर फॉर एग्जांपल वो साइट आपकी कभी फेल हो जाती है, आपका जो आपने कैनुलेशन की थी वो अटेम्प्ट आपका फेल हो जाता है, इफ द फर्स्ट अटेम्प्ट हैज फेल्ड, देन द सेकंड साइट विल बी चोजन अबाउट द प्रीवियस साइट. फॉर एग्जांपल अगर आपने पहला जो कैनुलेशन है वो ट्राई किया था हाथ पे, देन अगर आपको नेक्स्ट करना है तो आप आर्म में थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे. अगर वो भी आपका अटेम्प्ट फेल होता है, देन वी विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द एल्बो. इस तरीके से आपको नेक्स्ट साइड को प्रीवियस साइड से थोड़ा सा ऊपर सेलेक्ट करना है. इसके अलावा इट शुड रिफिल व्हेन डिप्रेस. जब आप इसको प्रेस करते हो, उसके बाद जब आप प्रेशर छोड़ते हो तो ये जल्दी से रिफिल हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये रिफिल नहीं हो रही, देन दिस पर्टिकुलर वेन इज नॉट गुड. एंड
ऑल्सो इट शुड बी विजिबल, ये दूर से ही दिखे ज़्यादा प्रेफरेबली, बहुत बार हमें नहीं दिखती, बट अगर ये दूर से दिख रही है देन दैट्स गुड. इट शुड हैव अ लार्ज ल्यूमेन. So if the vein has a large lumen, then it is good. Lumen is, we can say diameter, आप बोल सकते हो. अगर वेन का डायमीटर ज़्यादा है, बड़ा डायमीटर है, तो उसको हम प्रेफरेबली सिलेक्ट करेंगे. अगर वेन का डायमीटर ज़्यादा नहीं है तो फिर हम उसको प्रेफरेबली सिलेक्ट नहीं करेंगे. एंड ऑल्सो इट शुड बी वेल सपोर्टेड. ये ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये इधर उधर चली जाए. फॉर एग्जाम्पल जब आप कैनुलेट करोगे, so the vein can actually get displaced, so it should be well supported. That's why हम median cubital vein को जो है या cubital vein यूज करते हैं, उसको preferably select करते हैं, क्योंकि उसके support की अगर बात की जाए तो it is well supported. Also it should be straight. अगर आपके पास curved या multiple you can say आप बोल सकते हो जंक्शंस वाली वेन होगी, तो उसको कैनुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है और वहाँ पर कैनुलेशन फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. सो दैट्स वाई द वेन शुड बी स्ट्रेट एंड ऑल्सो इट शुड बी इजीली पल्पेबल. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको पल्पेट करते हो बाय द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स, इट शुड बी इजीली पल्पेबल. So a palpable vein will mean that the vein is actually superficial. It's not in deeper tissues. Then what veins should we avoid? हमें कौन सी वेन को अवॉइड करना है? फर्स्ट, अगर थ्रोम्बोज्ड वेन है या सिक्लेरोज्ड वेन है या फाइब्रोज्ड वेन है. अगर किसी वेन में ब्लड क्लॉट है या फिर किसी में सिक्लेरोसिस हुई है जो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाती है वेन्स, या फिर फाइब्रोज्ड वेन है जिसमें टफनेस आई हुई थी, तो उनको हमें अवॉइड करना है. एंड ऑल्सो इफ द वेन इज इन्फ्लेम्ड और ब्रूज्ड, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हुई या फिर ब्रूजिंग हुई है, उससे स्क्रैचेस लगे हुए हैं, देन हमें उसे अवॉइड करना चाहिए. वी शुड ऑल्सो अवॉइड थिन और फ्रेजाइल वेन्स. जो पतली वेन्स होती हैं, जो कि डेलिकेट वेन्स होती हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए. ऑल्सो मोबाइल वेन्स शुड बी अवॉइडेड. मोबाइल वेन्स जिनमें मोबिलिटी या मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए. ऑल्सो वी शुड अवॉइड द वेन्स नियर बोनी प्रोमिनेंसेस. ऐसी वेन्स जो कि बोन्स के पास हो या बोन्स के ऊपर हो, उनको अवॉइड करना चाहिए. एरियाज और साइट्स ऑफ इन्फेक्शन, एडिमा और फेलेबाइट्स, ऐसे एरियाज जहाँ पर इन्फ्लेमेशन, एडिमा या फिर इन्फेक्शन हुआ हो, उन एरियाज को हमें अवॉइड करना चाहिए. ऑल्सो हैव अंडरगॉन मल्टीपल प्रीवियस पंक्चर्स. अगर कोई ऐसी वेन है जिसमें मल्टीपल पंक्चर्स हुए हैं, जिसमें आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं, देन उसको अवॉइड करना है. सो इफ यू हैव अ वेन ऑन विच यू हैव डन मल्टीपल अटेम्प्ट्स, यू शुड अवॉइड दैट. एंड डू नॉट यूज इफ द पेशेंट हैज IV फ्लूइड इन स्टोर. अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट में IV फ्लूइड्स नहीं देने हैं हमें, या फिर IV फ्लूइड्स जो है हमें पेशेंट में आप बोल सकते हो कि चल रहे हैं ऑलरेडी, तो हमें अवॉइड करना चाहिए उस वेन को. प्रेफरेबली इसमें आप बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग ब्लड थ्रू अ पर्टिकुलर वेन, तो उस वेन के आसपास के एरिया को हम फ्लूइड्स के लिए यूज नहीं करेंगे. देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन. Now, talking about the parts of cannula, we should know about the parts of cannula as well. हमारे पास cannula जो है, you can see on the screen, this is the cannula and it has got multiple parts. For example, the white color cap that by which we can close it. जो white color की cap होती है उसको हम lure lock plug कहते हैं. उसके आगे वाला पोर्शन जो रहता है उसको हम फ्लैशबैक चैम्बर कहते हैं. इसमें ब्लड आता है जब कैनुला या नीडल जो है वेन के अंदर जाती है. Then there is needle grip. Needle grip से जो है हम needle को hold कर सकते हैं. Then after that there is lure connector. Lure connector जो होता है ये colored होता है. इससे हम ये पता कर सकते हैं जब cannula लगी होगी, we will get to know which size of cannula we have inserted. तो also जो lure lock connector होता है, यहाँ पर injection port आप बोल सकते हो, इसको injection port भी कहते हैं हम. एंड देन इसकी जो कैप होती है एक्चुअल में वही कलर कोडेड होती है, इंजेक्शन पोर्ट कैप. एंड आफ्टर दैट देयर आर कैथेटर हब एंड विंग्स. कैथेटर हब एंड विंग्स जो होती है ये इस कैनुला को फिक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. दे आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल और हेल्पिंग अस इन फिक्सिंग द कैनुला. एंड देन देयर इज वैल्यू एंड देन आफ्टर दैट देयर इज बुशिंग. And after bushing there is a catheter. Catheter will be outside, it will be plastic tube, and then there is needle that will be inside and that will be metal. And the needle will be sharp while as the catheter will be blunt. जो catheter होता है ये sharp नहीं होता है, it's blunt.
बट जो नीडल होती है वो शार्प होती है। और जो नीडल का आप बोल सकते हो होल होता है वो ऊपर की तरफ होता है, डायगोनली कट होता है, उसको हम बेवल कहते हैं। सो आफ्टर दैट अ स्मॉल आइडिया अबाउट द आईवी कैनुला साइजेस एंड कलर्स। हमारे पास मल्टीपल नंबर्स ऑफ कैनुलास होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 14 गेज टू 26 गेज। हमारे पास इवन नंबर्स में आता है, वी हैव इट इन इवन नंबर दैट इज 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज, 24 गेज एंड 26 गेज। The color code for 14 gauge is orange, for 16 gauge is grey, for 18 gauge is green, for 20 gauge is pink, for 22 gauge is blue, and for 24 gauge is yellow, and for 26 gauge it's violet. Now they have got their own diameters as well and their length as well. For example, 14 or 16 और 18 जो होते हैं ये 45 mm लेंथ के होते हैं, जो 18 और 20 होते हैं ये 32 mm के भी लेंथ के आते हैं। जो 22 गेज होता है ये 25 mm की लेंथ का आता है, 24 एंड 26 जो होता है ये 19 mm का आता है। फ्लो रेट की बात की जाए तो जिस हिसाब से नंबर छोटा होगा साइज का उस हिसाब से फ्लो ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल 14 गेज कैनुला विल हैव अ फ्लो रेट ऑफ 240 ml, 16 गेज में 180 ml, 18 गेज में 90 ml, 20 गेज में 60 ml, 22 गेज में 36 ml, sometimes in some books there will be 45 as well। 24 गेज में 20 ml होते हैं, 26 गेज में 13 ml होते हैं, कुछ बुक्स में 11 ml भी लिखा जाता है। जो 26 गेज है इसको हम न्यूनेट में यूज करते हैं, 24 को न्यूनेट को छोटे बच्चों में यूज किया जा सकता है, 22 गेज को बड़े बच्चों में भी यूज किया जा सकता है, 20 गेज को हम अडल्ट में यूज कर सकते हैं, 18 गेज को भी अडल्ट में यूज किया जा सकता है, प्रेफरेबली जब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होगा फास्ट। 16 और 14 गेज को हम बड़े अडल्ट में और ट्रॉमा केसेस में और सर्जिकल प्रोसीजर्स में और साथ साथ में क्विक ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताना चाहूँगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज ये नंबर कैसे आया, वाई इट स्टार्टेड फ्रॉम 14, वाई नॉट फ्रॉम 2, 4 लाइक दैट। तो एक्चुअल में द थिंग इज देयर आर टू स्केल्स, एक आता है मिलीमीटर स्केल, दूसरा आता है गेज स्केल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कन्वर्जन, तो जो उसके डायमीटर के हिसाब से जो मिलीमीटर्स में डायमीटर रहता है उस डायमीटर को जब आप कन्वर्ट करते हो गेजिंग वाली स्केल में तो दैट बिकम्स 14, 16, 18। दैट्स वाई इसका जो गेजिंग है ये 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज है, ये गेजिंग स्केल के हिसाब से है जो कि कन्वर्ट हुआ है फ्रॉम मिलीमीटर स्केल अकॉर्डिंग टू द डायमीटर। When talking about the procedure, first of all we have to wash the hand and we have to prepare the equipment for cannulation. Then we have to remove the cannula from the packaging and we have to check all the parts of it whether they are operational and we have to check for any damages. Then we have to loosen the white cap. तो पहले हमें क्या करना है, अपने हाथों को वॉश करना है अच्छे से, हमें ग्लव्स पहनना है, उसके बाद कैनुला को रिमूव करके उसके सारे पार्ट्स को जो है चेक करना है किसी डैमेज के लिए। उसके बाद जो उसके ऊपर व्हाइट कैप होती है जो ल्यूर लॉक मैंने बोला था उसको हमें एक्चुअल में चेक करना होता है वहां पर और उसको थोड़ा सा लूज करना पड़ता है। एंड देन हमें टॉर्निकेट को अप्लाई करना होता है, वी विल अप्लाई द टॉर्निकेट एंड वी विल आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर वेन दैट वी विल बी सिलेक्टिंग एज वेल and at that particular way we will be cleaning the area by the help of alcohol wipes and then we will allow it to dry and once it is dry we will not remove the tourniquet। ठीक है, अगर हम वहां पर वेन नहीं देख पा रहे, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर नॉट एबल टू गेट एनी पर्टिकुलर प्रोमिनेंट वे, then we will remove the tourniquet and we will actually you can say start doing the procedure again and then we will put on the sterile gloves। sterile gloves पहनने के बाद we will reapply the tourniquet जहाँ पर भी हमने select किया होगा and after that we will remove the protective cap और protective sleeve of the needle। जो cannula होती है उसके ऊपर एक protective cap होता है उसको हम remove करेंगे। हम नीडल को टच नहीं करेंगे, कैनुला को टच नहीं किया जाएगा, वी विल नॉट टच द कैनुला और द नीडल बाय आवर हैंड्स। देन वी विल होल्ड द कैनुला विद आवर डोमिनेंट हैंड and we will stretch the skin near that area where we have to cannulate by our non-dominant hand। तो जिस हाथ से आपको कैनुलेट करना है उस हाथ में आप कैनुला लोगे, उस
उसको आप पकड़ोगे कैसे? हम जो विंग्स है उसके सामने अपने दो फिंगर्स रखते हैं एंड जो ये हमारा थंब रहता है ये पीछे ल्यूर लॉक के पास वाइट कैप के पास रहता है। एंड देन हम जो हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड होगा, फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटी, यू विल प्रेफरेबली सिलेक्ट योर राइट हैंड फॉर होल्डिंग द कैनुला, एंड जो आपका लेफ्ट हैंड होता है उससे आप उस साइड को थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे स्किन को वहां पर जहां पर आपको कैनुलेट करना है। Now remember one thing, you have actually cleaned the area, आपने उस एरिया को क्लीन किया है, तो हम वेन को रीपल्पेट नहीं करेंगे, अदरवाइज द एरिया विल गेट कंटामिनेटेड। आफ्टर दैट हम नीडल को इंसर्ट करेंगे। बिवल जो होता है, जो मैंने बोला था डायगोनल कट होता है, नीडल का होल बनता है, तो वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, द बिवल साइड शुड बी अप। एंड हम जाते हैं 10 to 30 डिग्री के एंगल में हम इंसर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द वेन। If the vein is in a deeper tissue, then we will increase the angle slightly, and if the vein is in superficial area, then we will decrease the angle accordingly. So 10 to 30 डिग्री के एंगल के हिसाब से हम नीडल को इंसर्ट करते हैं। एंड वंस वी इंसर्ट द नीडल, वी विल चेक द फ्लैशबैक चैम्बर, जो मैंने बताया था उसको हम चेक करेंगे कॉन्स्टेंटली, और उसमें हम देखेंगे ब्लड। अगर वहां पर ब्लड आता है, दैट मीन्स वी आर इनसाइड द वेन। Once there is blood in that, we will lower the cannula slightly and we will ensure कि वो वेन के ल्यूमिन के अंदर जाए, यानी वेन का जो बीच में डायमीटर जो होता है उसका, उसके बीच में जो स्पेस रहती है उसके अंदर रहे। एंड हम अब आगे नहीं जाएंगे, अदरवाइज वी विल एक्चुअली पंक्चर द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द वेसल, या फिर हम वॉल को पंक्चर करके वेन से बाहर जा सकते हैं। देन आफ्टर दैट हम जो नीडल है उसको स्लाइटली पीछे की तरफ पुल करेंगे, एंड जो कैनुला है उसको जेंटली आगे की तरफ एडवांस करेंगे। तो वी विल स्लाइटली पुल द नीडल पोर्शन बैकवर्ड while the cannula portion will be gently advanced, slightly forward, and then once we are done, we will release the tourniquet, हम tourniquet को release करेंगे। After that, we will gently apply some pressure over the vein, slightly जहाँ पर cannula की tip होगी उससे थोड़ा सा ऊपर, beyond the cannula tip, वहां पर हम थोड़ा सा प्रेशर लगा के रखेंगे ताकि उस कैनुला के थ्रू कोई भी ब्लड बाहर ना निकले। Once that is done, we will remove the white cap और the lure lock जो हमने रखा था, white कलर की जो कैप होती है उसको रिमूव किया जाएगा, एंड जो नीडल होती है उसको हम बाहर निकालेंगे। We will take out the needle, and then after that, once the needle is removed, we will put it in the sharp container, and we will attach the white colored cap or the lure lock on the cannula. Once we are done, then we will secure the cannula by the help of fixating tape. हम fixating tape से उस एरिया को कैनुलेट करने के बाद फिक्स करेंगे। हम वहां पर गॉल से उसको पहले वहां पर क्लीन कर सकते हैं, देन आफ्टर दैट हम उसको फिक्स कर सकते हैं प्रॉपरली। एंड वंस वी आर डन, हम उसके बाद जो सलाइन है उसको एक सिरिंज में लेंगे। वी विल एक्चुअली फिल अ सिरिंज विद a small amount of saline which will be ranging from 2 to 5 ml, and then we will flush the cannula by the help of this, and this will make sure that the cannula will not have any content of the blood inside it which can actually coagulate and cause blood clots. So इस वजह से हम उसको flush करेंगे, and finally when we are done with this, the procedure is completed, and we will document all the procedure, like we will note down the date and time. We will note down the site and size of the cannula, any problems that were encountered during the process, and also we will mention the review date. Preferably 72 hours will be the time. हम 72 hours तक जो है cannula को लगा के रख सकते हैं। After 72 hours we cannot keep that, so we can preferably take it out before that particular time. और इसके लिए जो होते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्मेट्स होते हैं, तो उनको बस हमें फिल करना है। Once that is done, we will thank the patient, and then we will clear all the wastage that was produced here. Complications that can happen, कुछ problems हो सकती है। Intravenous cannulation जो होती है इससे हम direct access कर सकते हैं patient के vascular system में, so that means we are doing an invasive procedure. So we are entering into the body of the patient. So there are chances that the microorganisms can enter through this route into the body.
So that's why there can be serious infections that can happen by the help, we can say by the process of IV cannulation if we haven't taken proper precaution. And also at the insertion site mostly or by giving the IV fluids, there can be multiple complications. So some complications will be mentioned here. For example, there will be IV site infection. For example, the site which was punctured, there will be pus or inflammation at that site. उस साइट पे पस और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और ये मोस्ट कॉमन कैनुला रिलेटेड इन्फेक्शन है एंड इसको जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमें प्रेफरेबली पहले पता नहीं चलेगा so this is one type of complication that can happen. Second complication is cellulitis. Cellulitis जो होती है इसमें क्या होता है warm, red and tender skin surrounding the site of cannulation. जिस साइट पे आपने कैनुलेट किया था उस पर्टिकुलर पोर्ट के आसपास वहां पर वार्म रेड फीलिंग आती है और टेंडरनेस आती है उस स्किन में और बहुत बार इसमें जो होता है कभी कभी आप बोल सकते हो इन्फ्लेमेशन और पेन तो होता ही है लेकिन कभी ऐसा हो सकता है देयर कैन बी पस एज वेल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन दैट कैन हैपन इज द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यूज. जब आप कोई इन्फ्यूजन लेते हो अगर कैनुला से लीक आउट होता है वो फॉर एग्जांपल आपका जो कैनुलेशन है विच वाज नॉट डन प्रॉपर्ली एंड वो वेन से बाहर निकल गई है then in that case the surrounding tissue will be filled with the fluid so the fluid can actually leak into the surrounding tissue and it can actually cause tissue necrosis as well अगर आप इसको जल्दी से कंट्रोल नहीं करोगे. So the management is that you have to stop the you can say IV fluid administration and then you have to check another site for cannulation. Another important complication that can happen is thromboembolism and thrombophlebitis. In this case, small clot can actually get detached from the cannula or the site of you can say cannulation vessel जो होगी वहाँ पर blood clot बन सकता है. तो वो क्लॉट जो है वहां से निकल सकता है एंड इट कैन एक्चुअली ब्लॉक स्मॉलर वेसल्स. So that's why we should flush cannulas regularly and whenever the cannula is used for a longer period of time, we should actually consider you can say fresh cannula and we should recannulate the patient with a fresh cannula. Next important complication that can happen is extravasation. Extravasation is actually the you can say accidental administration of IV drugs into the surrounding tissue. For example, if we are giving anesthetic drugs, for example, sodium thiopentone, etc. So there can be local tissue toxicity and extravasation उसकी वजह से होता है. So in this case, the drug is accidentally administered into the surrounding tissues because जो needle होती है वो vein को puncture कर लेती है और infusion जो होता है वो directly tissue के अंदर जाता है और इस वजह से जो टिश्यू है वो डैमेज होता है. इसमें जो कीमोथेरेपी वाले ड्रग्स होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं बिकॉज दे आर मोर टॉक्सिक एंड उसकी वजह से ये एक्स्ट्रावेसेशन हो सकता है. So extravasation can also happen there. Also there can be bruising as well. Bruising as you can say common complication whenever there is failed IV placement. अगर आपका IV कैनुलेशन फेल होता है तो उसके बाद वहां पर ब्रूजिंग होती है. आपको लगेगा कि जो मस्क्यूलर टिश्यू वहां पर प्रेजेंट है below the skin that has got slightly damaged. So you might think like that. So it is actually bruising. And then there is ear embolism. In case of ear embolism, there can be entry of air into the you can say bloodstream through the infusion line. It is very rare, however, this can happen. So that's why whenever we have to start an IV access, then in that case, firstly we have to remove all the air from the infusion line, and then after that we connect it with the IV cannula. Also, there can be hematoma as well. Hematoma will be because of the local tissue damage. अगर needle जो है वो insert होती है into the local tissue, that local tissue can get damaged and there will be internal bleeding in that particular tissue. So that will lead to hematoma in that particular area. Also, whenever we are giving blood to the patient, sometimes it can leak at the infusion site into the local tissue, so that will also cause hematoma. And also there can be phlebitis as well. It is you can say common in case of IV therapy, and it can be caused by multiple ways. It is you can say phlebitis. Phleb, whenever we use the term, it represents vein, and itis represents inflammation. So actually, it is the inflammation of the vein where there will be redness and pain in the
you can say insertion site, and it can be prevented by aseptic precautions. Whenever we insert the cannula, if we will follow all the aseptic techniques, then in that case, the chances of phlebitis will be reduced. So that was it for today's lecture on IV cannulation. I hope आपके लिए ये काफी helpful रहा. If it proved to be helpful, please like, share, and subscribe. And we will try to bring many more, you can say, videos and content regarding the medical terms, medical techniques, drugs, etc. in coming future. For that, we will require your support. And if there was any type of query, confusion, or question regarding this particular topic, then you can drop it in the comment box. We will be replying all of you. And if you find it helpful, please share with your friends. Thank you so much. Have a good day.